So very good afternoon to all, my dear students. And today we will study about the chapter periodic classification of elements. Okay? मैंने कहा था आपको कि आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा periodic classification of elements. सबसे पहले हम इस बात पे emphasize करें classification. Why there is need to classify? तो एकदम मेन चैप्टर में ही आने से पहले we will take some I will take some indirect approach to understand what is the need behind classification. आप बहुत जगह क्लासिफिकेशन करते हैं. आप अपने घर के अलमीरे में ट्राउजर्स, शर्ट्स, सॉक्स ये सब भी एक बाइफर्केट करके रखते हैं. ऐसा नहीं होता है कि जूता, मोजा सब जाकर शर्ट, ट्राउजर सबको एक जगह रख दिए. ऐसा तो नहीं करते होगे. एक जगह बना लिए होगे, ट्राउजर यहाँ, सॉक्स यहाँ, ठीक. और बस एक बार में हम समझ गए, एक जगह से कुछ निकला सॉक्स, तो समझ गए ओ सॉक्स का इसमें वैरायटी है. क्या ये चीज होता है? वहां भी क्लासिफिकेशन की जरूरत हुई हमें. और भी अगर हम देखें तो जैसे मान लिया जैसे हम लोग स्टूडेंट को ही क्लासिफाई करते हैं. जैसे आप 10th में है, कोई 9th में है, तो एक क्लासिफिकेशन हुआ ना कि हाँ इस बच्चे को क्लास 10th का नॉलेज होगा. एक को रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे समीर को उठा लूंगा और उसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, तो उस प्रॉपर्टी के आधार पर मैं मानूंगा कि परफ्यूज भी वैसा ही बच्चा होगा, है ना. तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन. यहाँ तक कि इवन हम लोग के सोसाइटी में भी क्लासिफिकेशन है. अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है. तो ये हुआ क्लासिफिकेशन का नीड कि रैंडमली आप किसी चीज को चूज करते हैं, किसी ग्रुप से उठाते हैं, तो आप उस ग्रुप के होल मेंबर को समझते हैं कि वो भी वैसा ही लगभग होगा. दिस इज द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन. अब आती है बात एलिमेंट्स. ये तो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. यानी कोई भी मैटर बना है एलिमेंट, ठीक है. या हम कहें कि कोई सब्सटेंस बना है तो एलिमेंट है या नहीं. बात समझ रही हो? बात समझ में आ रही है? बोलिए. हाँ, तो कोई भी सब्सटेंस बना है एलिमेंट से ही बना है. या मैटर की बात करते हैं, वो एलिमेंट से ही बना है. और उसी सब्सटेंस में आप बोलते हैं भाई कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है ना. यही ना बताते हैं आप लोग, कंपाउंड मिक्सचर. क्लास 9th में हम लोग पढ़े भी थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें मिक्सचर और कंपाउंड एलिमेंट वगैरह के बारे में आपको जानकारी दी गई थी. ठीक. तो उसमें तो आप ये पढ़ते थे कंपाउंड, मिक्सचर और कौन कौन सा एलिमेंट. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एलिमेंट पे जाएंगे कि उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है ना. वो कैसा रिएक्शन करता है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ये सब हम लोग सिर्फ हमारी पढ़ाई होगी इस चैप्टर में एलिमेंट्स. लेकिन चूंकि एलिमेंट्स की संख्या इतना ज्यादा है कि संभव नहीं है कि एक एक एलिमेंट को हम लोग पढ़ें. तो इस कारण से उसको क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया. जैसे इस केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसी से मिलता जुलता आपका चैप्टर बायो में है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको कैटेगराइज किया जाता है, जिसको मैंने याद करने के लिए एक तरीका अपनाया है KCPOFGS. जैसे किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, है ना. तो एक ब्रॉड एरिया में जो क्लासिफिकेशन हुआ
लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या था कि कौन एनिमल है कौन प्लांट है ना, एनिमेलिया किंगडम, प्लांटे किंगडम, यही ना था। ब्रॉड वे में अगर डिवीजन करेंगे तो यही ना करेंगे भाई कि हम लोग एनिमल में आए और एक पौधे को देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर किंगडम, फिर क्या हो गया, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, ये सब हुआ। यहां भी वही काम लगभग करना है। इसमें भी क्या हुआ, एक शुरुआती जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ कि चलो भाई इतना भर बांट लिए कि कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल है। ये काम किया था हमारे एक साइंटिस्ट लेवोजियर। ठीक है, इन्होंने पहला एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में। ठीक, लेकिन इतना तो संभव नहीं था। आज के डेट में हम लोग जान रहे हैं कि मेटल में भी बहुत सारा होता है कि वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, फिर और भी नीचे नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी भी अलग अलग होता है। तो इसलिए कुछ मेटल में, हाँ कुछ नॉन मेटल, हाँ दोनों होता है, जैसे मेटलॉइड हुआ है ना, ठीक ही बोले तुम। हाँ, तो एक क्लासिफिकेशन तो चलिए भाई लवजियर जी कर दिए मेटल नॉन मेटल, लेकिन इससे कोई खास काम नहीं बना। ठीक, तो अब आज के डेट में आपको मालूम होना चाहिए 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। 118 एलिमेंट आज के डेट में हमें मालूम है, लेकिन उसमें से सिर्फ 114 एलिमेंट, ऐसा नहीं कि जो जाने उसके बारे में सब चीज समझ ही गए, ऐसी बात नहीं होती है। उसको फिर समझना होता है कि है क्या भाई, खाली मिल गया वो नहीं होता है। तो उसके बाद जिसके लिए, जिस पर अध्ययन किया गया, जिस पर रिसर्च किया गया, उसकी संख्या 114 है। ठीक है, आउट ऑफ 118 114 आर एस्टैब्लिश्ड। ओके, लेकिन ये तो धीरे धीरे ना, डे बाय डे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, और चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक देश का साइंटिस्ट दूसरे देश के साइंटिस्ट को बताता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें रैपिड प्रोग्रेस आ गया, जैसे हर फील्ड में। लेकिन शुरू में क्या बताएं, 1800 के समय में इतना तो इंटरनेट का बोलबाला नहीं था। इवन आप समझिए कि फोन भी नहीं है, फोन भी नहीं होगा मुझे लगता है था। तो जो कहीं भी साइंटिस्ट वगैरह अपना रिसर्च करते थे, वो कोई ज्यादा उनको एलिमेंट्स वगैरह मिलता नहीं था। जितना भर एलिमेंट्स मिलता था उसी में से अपना रूल वगैरह वो एस्टैब्लिश कर देते। जैसे आपको मैं बताऊं कि इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉबर्नर। ठीक है, डॉबर्नर, ये आपको मैं यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहा हूँ डॉबर्नर इसलिए कि ज्यादातर मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं डॉबर्नियर। तो डॉबर्नियर लिखने के चक्कर में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है। और यदि मैं डॉबेरनर बोल रहा हूँ तो आप आराम से लिख सकते हैं डॉबेरनर। देखिए डॉबेरेनर है ना, ये आराम से लिखा गया डॉबेरेनर। हाँ क्या बोले, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो तो डॉबर्नर एक साइंटिस्ट हुए, और ये मैंने क्या बोला कि 1800 के टाइम से रिसर्च चलने लगा एलिमेंट्स पे। तो डॉबर्नियर ने जो अपना एक रिसर्च बताया 1817, ठीक, 1817 में उन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का कुछ ग्रुप लिया, थ्री एलिमेंट्स का। इसलिए तीन तीन एलिमेंट का लिया, इसलिए नाम दे दिया गया ट्रायड। ट्रायड, ट्रायड मीन्स यहां हुआ थ्री। ओके, ट्रायड मीन्स यहां हुआ थ्री। और डॉबर्नियर के टाइम में 30 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक, सोचो कितना कम, 30 एलिमेंट्स की जानकारी थी।
लेकिन 30 एलिमेंट में वो जब कुछ एलिमेंट पे बताए कि ये सब कुछ मिलता है, तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रायड जो बताया, वो ट्रायड ऐसा कुछ करके बताया, जैसे आप उस पर चेक करें कि शुरू में क्या हुआ कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का बेस माना गया एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास माना गया। वो लोग, साइंटिस्ट लोग ये सोचे कि अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को रखता हूं तो देखता हूं कि कुछ मैचिंग प्रॉपर्टी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, वेरी गुड, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और पोटेशियम का है 39, ठीक। और सोडियम का एक्चुअल जो एटॉमिक मास है वो है 23। तो ऐसा नहीं कि गवर्नर रख दिए खाली कि लो लिथियम सोडियम पोटेशियम रख दिए, ऐसा कुछ नहीं। वो देखे कि है कुछ मैच कर रहा है, सब मेटल है ना, बहुत सारा चीज से रिएक्शन वगैरह कराए होंगे, तो बहुत हद तक सिमिलैरिटी मिली होगी। साथ में उन्होंने सोचा कि अरे इसको जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे रखते हैं तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ कि अगर मैं एक्सट्रीम एंड के एटॉमिक मास को ऐड करता हूं, यानी 7 + 39, एक्सट्रीम मीन्स जो दोनों एंड पे लिखा हुआ है उसको मैं ऐड करता हूं और 2 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो 46/2 यानी 23। और वो बड़ा खुश हुए कि अरे ये तो मैच कर गया सोडियम से, है ना। तो वो इस चीज का एक प्रॉपर्टी ही बता दी है कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे रखते हैं तो जो मिडिल वाला है इट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एक्सट्रीम एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एक्सट्रीम एलिमेंट। वो एक इस तरह का लॉ ही बोल दिए, ठीक। लेकिन यहां तक तो चला, ये याद रखिएगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। द अर्लियर अटेम्प्ट रिगार्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको लगेगा कि ये सब किस लिए पढ़ाई हुआ, ये मैं बाद में बोलूंगा किस किस लिए पढ़ाई हुआ, लेकिन आप मान के चलें कि गवर्नर ने जो जो ट्रायड खोजा वो बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक। जैसे एक हो गया आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम। अच्छा, एक टेक्निकल प्रूफ के लिए आपको सब चीज क्लियर दिख रहा है, ओके है सब कुछ, विजिबल इज ओके, विजिबिलिटी, ऑडियो, ऑडियो गुड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट उन्होंने ट्रायड लिया, नेक्स्ट उन्होंने ट्रायड क्या लिया, वो ट्रायड आपका था जैसे कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ये 3 फिर उन्होंने लिया इस तरह से, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। तो कैल्शियम में उन्होंने क्या देखा कि इसका एटॉमिक मास 40, बेरियम का 137 और स्ट्रॉन्सियम का एक्चुअल जो है वो है 87.6। कितना है स्ट्रॉन्सियम का? 87.6। कुछ बोल रहे हो क्या समीर? हेलो, स्ट्रॉन्सियम SR, ओके, SR। बढ़े आगे, ठीक। मैं यहां पर आपको ये दिखा रहा हूं, दीज आर द एक्चुअल एटॉमिक मास। अब जो उन्होंने लॉ बताया, उन्होंने लॉ तो यही बताया कि दो एक्सट्रीम जो आपने लिखा है, व्हेन वी आर अरेंजिंग
दिस ट्रायड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, तो जो दो एंड पे मिला उसको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है टू गेट द अरिथमेटिक मीन, टू गेट द अरिथमेटिक। आपको मैं थोड़ी देर के लिए अरिथमेटिक मीन समझा देता हूँ, ठीक है। आपको हो सकता है क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शायद RS अग्रवाल में अरिथमेटिक मीन का चर्चा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ABC 3 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या बताता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है कि दो सक्सेसिव जो नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो आगे वाले से मैच करना चाहिए। यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये अगर है तो एपी, ठीक। तो सेकंड टर्म हमारा यहाँ कौन है? बी। फर्स्ट टर्म कौन है? ए। थर्ड टर्म कौन है? सी। सेकंड टर्म कौन है? बी। अब बी को इधर लाओ तो 2b हो गया और ये ए उधर चला गया, ए प्लस सी। तो b इज इक्वल टू क्या आया? ए प्लस सी बाई 2। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, समझे? इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो आप चेक करें अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? जो बीच में है वो किनारे का दोनों का जोड़ बाई 2 है ना। क्या जैसे मेरा सवाल है, एक मिनट, मेरा सवाल है कि इन्होंने ट्रायड न लिया है, 3 लिया है, ठीक है, 3 लिया है, चौथे की बात तो यहाँ आ ही नहीं रही, ठीक। हाँ, ओके। ये सवाल पूछा कौन? नाम बताइए जरा भाई, अच्छा लगा मुझे। एक मिनट सुनो सुनो सुनो। वो हम स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं ना बता रहे हैं, वो मैं जान रहा हूं कि अगर 7 टर्म है, ठीक है, 7 टर्म है तो मीन जो होगा वो निकालने का तरीका होता है n+1/2 टर्म, है ना, होता है, यही ना तुम बोलना चाह रहे हो समीर? तो मैं उतना दूर क्यों जाऊं मैं? हाँ तो ठीक है, मैं जानबूझ के उतना दूर नहीं गया। हाँ मैं समझ गया कि तुम कहना चाह रहे हो कि 1 2 3 4 है सर, तो बीच का दोनों होगा, बीच का दोनों का भी जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। हाँ हाँ, तो अरे ये जितना भी चीज पढ़ते हो ना, मीन मेडियन मोड, इस चैप्टर का नाम पहले लिखा जाता था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सब एनी हाउ मीन ही है, सब सेंट्रल टेंडेंसी को लेता है। सेंट्रल मीन सेंटर, ऐसे तो बोल देते हो सेंटर। अब 3 का सेंटर कौन होगा? बीच का होगा कि नहीं? 3 का सेंटर दूसरा होगा। इस चैप्टर का नाम पहले हुआ करता था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी आप सेंटर को, सेंट्रल टेंडेंसी पकड़ते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा तो फिर तो मैथ्स हो जाएगा ना, इसीलिए मैं ट्रायड में ही उसको रूप लिया कि ट्रायड है, 3 है, तो 3 में बीच कौन होगा भाई? ये है ना। तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा मैं पूछ रहा था कि कौन बच्चा बोला, तो समीर बीच में ओवरटेक कर दिया। हाँ वेरी गुड। तो अब जरा हम लोग ऐड करें इसको भाई। तो 40 + 137/2 कितना हो जाएगा? 712 यानी 8.5। भयंकर घोटाला, भयंकर घोटाला, ठीक। हाँ अब जरा और देखा जाए घोटाला, और घोटाला देखा। एक्चुअली वो ये सोच के रखे होंगे, वो ये सोच के रखे होंगे कि चलो भाई सब मेटल है ना, सब भाई वैलेंसी सबका 2 है, ये सब उन्होंने सोचा होगा, ही नहीं कि उठा के रख दी।
जब उनको बहुत हद तक मैच किया हुआ लगा होगा तब अरेंज किए होंगे, और साथ में उनको एक ऐसा लगा कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रख रहा है। यानी शुरुआत में लोग को लगता था कि जो प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन है, ये पढ़ क्या रहे हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक मीन्स क्या होता है, दोहराना। जैसे मंडे, आज थर्सडे है तो फिर आएगा ना भाई थर्सडे, आएगा ना, या ये टाइम आएगा ना, जैसे 12 बजे क्लास है तो बोलते हो ना पीरियड, तो ये दोहराता है। तो उसी तरह से प्रॉपर्टी यानी एलिमेंट जब हम रखते जा रहे थे तो लग रहा है भाई कि ये इसी से दोहरा रहा है, ये प्रॉपर्टी इसी से दोहरा रहा है। तो शुरू में लोगों को ख्याल था कि एटॉमिक मास ही बेस है, एटॉमिक मास ही में कुछ बात है जिसके कारण दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, यानी बेस ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इज एटॉमिक मास। ये पुराने साइंटिस्ट को लग रहा था। इवन मेंडलीव तक, मैं आपको बताना चाहूंगा इसको, डॉबर्नर के बाद मैं बताना चाहूंगा पहले कि कौन कौन लोग ट्राई किया, उसके बाद फिर डिटेल्स करूंगा वन बाय वन। डॉबर्नर का तो डिटेल में चला ही जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं पहले साइंटिस्ट का नाम ले लूंगा और क्या क्या कैसे कैसे एलिमेंट डिस्कवर हुआ, एक ब्रीफिंग करके तब वन बाय वन डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी अभी पहला शुरुआत क्या है, इन लोग को लग रहा है कि एटॉमिक मास ही मेन चीज है, लेकिन देखिए बहुत बड़ा गलती हुआ है। ट्राइड याद रखना, पहला ट्राइड कौन था भाई, पहला ट्राइड कौन सा चर्चा किए, बोलो जल्दी। हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, याद कर लेना, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा ट्राइड कौन सा चर्चा किए, जल्दी। कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बैरियम, पूरा नाम बोलो ना भाई, पहला बार बोल रहे तो पूरा नाम बोलो, है ना, इतना शॉर्ट नहीं चलना है। CSR BA, ठीक है ना। कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बैरियम, ये सब लय भी लगता है, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बैरियम। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राइड अगर मैं जाऊं तो वो ट्राइड बताया था उन्होंने। देखना भाई ये कलर आप लोग को दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है ये कलर, हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहां भी डॉबर्नर ने सोचा होगा कि भाई सब नॉन मेटल है, क्योंकि लावोजियर तो मेटल और नॉन मेटल को तो ब्रॉडली क्लासिफाई कर ही दिए, है ना। तो इतना भर तो ये सीख ही लिए भाई, मेटल नॉन मेटल, है ना। दूसरा उन्होंने देखा होगा कि सब डायटोमिक है, चलो सब डायटोमिक है, तीनों गैस है ना। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वो एक ग्रुप बना दिए, एक और ट्राइड, ट्राइड नंबर 3, ट्राइड नंबर 3। तो अब क्या, तो अरे वाह, खुशी बोली है, वेरी गुड। हेलोजन, हेलोजन मालूम है किसको कहते हैं, हेलोजेन, हेलोजेन मतलब जानते हैं, हेलोजेन। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा हेलोजन, बल्ब उलवा गया होगा दिमाग में, है ना। हाँ, हेलोजेन मतलब हुआ, हेलो मीन्स साल्ट एंड जेन मीन्स जनरेटर यानी प्रोड्यूसर, यानी वैसा एलिमेंट जो साल्ट प्रोड्यूस करे। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा क्लोरीन सोडियम से टकराया, साल्ट बनाया, आयोडीन समझते ही है ना। तो हेलोजन, इसीलिए खुशी कुमारी आपने हेलोजन का नाम लिया, समझ गई होगी हेलोजन मीन्स क्या। हाँ, ओके। जानते हो पहले जब तुम लोग से क्लास ऑनलाइन लेने का जो एक्सपीरियंस रहा था, फर्स्ट जो वेव आया था,
तो आप लोग 8th से 9th में आए थे, तो आप लोग के साथ वैसा कोई फिजिकल जो होता है इंटरैक्शन आप लोगों से नहीं हुआ था। तो लगता था जैसे ही कोई सवाल वगैरह में पूछता था तो आप लोग चुप रहते थे, जवाब नहीं देते थे, है ना। तो एक लगता था कंफ्यूजन की बच्चा लगता है नहीं चाहता है बोलना, है ना। लेकिन जब फिर हम लोग की मुलाकात हुई तब राज भी पता चल गया क्यों नहीं बोलना चाहता है ना। तो अब तैयार रहना है, अब बोलना है, चुप नहीं रहना है, और ये समझना है कि 10th क्लास की पढ़ाई हो रही। क्योंकि कभी कभी मैं आप लोग से मजाक भी कर लिया करता था कि भाई 9th हो गया, पढ़ाई हो चुका है, ये पढ़ा चुके हैं, मालूम है। तो वैसा अब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्लोरीन का प्रत्युष कुमार क्लास में है, ठीक है। ऋषभ, अरे वाह, नोट्स बना लिया है ऋषभ? इसका भी? अरे तो हम पढ़ाते भी नहीं है, तुम नोट्स पहले बना लेता है। अब देखो इसको जोड़ो जरा। एक्चुअल मार्क्स मैंने लिख दिया 35.5, 126.9, 79.9, ठीक। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं, 35.5 प्लस 126.9 बाई 2 कितना आ जाएगा भाई? 14, 1, 6, 12, 1, 3, 6, 1 बाई 2, है ना जी। 2, 8, 1, 2, 81। देखो घोटाला, घोटाला कहाँ 79.9 है और ये 81.2 कर है। जबरदस्ती का ना अरिथमेटिक मीन भाई, है जबरदस्ती का अरिथमेटिक मीन डॉलर साहब कह दिए थे, क्योंकि 1813 में उतना पढ़ा लिखा आदमी होगा नहीं। चलो भाई बता दिए, वो साधु महात्मा है डॉलर साहब, लो सीखो। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर रहा था, जो पचने लायक नहीं था। इतना नहीं कहेंगे कि जैसे अंतर ही है, हम लोग भी कभी सवाल बनाते हैं, हम लोग बनाए 81.2 आ गया, अब बुक में दिया हुआ 81.1, तो कहते चलेगा, बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, लेकिन इतना चलेगा? साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया चीज भी इतना नहीं चल सकता। Therefore, it was discarded. His theory was discarded. ठीक है, 30 एलिमेंट था, उसमें 3 ट्राइड उन्होंने दिया, लेकिन कोई खास नहीं। खास नहीं होने का कारण क्या है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा था। बोर्ड में यही तो छिपा हुआ बात देता है आसान टॉपिक, लेकिन क्या करता है आदमी, अंडर एस्टिमेट करके पढ़ लेता है। अब उसी में पूछ देगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सब बच्चा मेरा तेज हो गया है। तो 1813 का इतिहास, आज हम लोग इतिहास के रूप में केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके बाद अगर आप आइए तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड। नाम बड़ा सुंदर इन्होंने रखा था, नया जमीन खरीदे होंगे, न्यूलैंड। और इन्होंने जो लॉ दिया, सबसे बड़ी बात की लॉ, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब डिफाइंड नहीं हुआ है, क्या कारण है ये मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको, अभी मुझे थोड़ा सा सोच आ गया कि भाई जब डिस्कार्ड हो गया तब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव कैसे लिखा है, ये अभी मेरे मन में भी आया। आप लोग भी इसको सच मानिएगा कि ऑल्दो इट वाज डिस्कार्डेड बट व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज अ लॉ। लॉ बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, हाईली डिफाइंड, है ना।
तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये भाई साहब 1866 में अपना ये बात